Hello and welcome in Youth Academy. I am Kriti. So in today's session, we will be talking about Indian polity and governance, UPSC prelims PYQs, which is asked in last 10 years from 2015 to 2024 onwards. So this is related to your GS2 topics. So let's get started for our the question part. This is our lecture number 2, and in last class I have completed a half of questions. In today's class, I will proceed with the remaining topics, the remaining questions which is asked in last 10 years. So टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के डिस्कशन हो चुके थे कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा हाई प्रायोरिटीज एरियाज हैं, कौन से टॉपिक्स लेस प्रायोरिटी एरियाज हैं. सो यस, तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आवर क्वेश्चन पार्ट. मैंने 35 सेकेंड का टाइमर लगा दिया है. पार्लियामेंट्री टॉपिक है हमारा. लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो over here, solve this question. यस, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडर करने. ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, नीचे से स्टार्ट करते हैं. यहाँ से इन द लोकसभा, इफ द पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स, इट्स लीडर कांट बी रिकॉग्नाइज एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन. लीडर ऑफ अपोजिशन की बात हो रही है. सो जितने भी आपने अपने बेसिक लक्ष्मीकांत की रीडिंग की होगी, ज़्यादातर जब जहाँ पर ऐसे प्रोविजंस होते हैं कि इतने मेंबर्स चाहिए होते हैं, इतने सीट्स चाहिए होती हैं, तो उसमें ज़्यादातर हम nth फॉर्म में देखते हैं. nth फॉर्म का मतलब क्या है? जैसे कि 1/3 चाहिए, 1/10 चाहिए, 2/3 चाहिए, 1/4 चाहिए, ऐसे मेजॉरिटी की बात होती है. तो उसमें डायरेक्ट उन्होंने नंबर प्रोवाइड कर दिया. ये नंबर गलत भी हो सकता है. अगर मैं इस नंबर को गलत लेके चलूँ कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो मेरा थर्ड ये रहा, थर्ड इसमें आ रहा, थर्ड में एलिमिनेट हो गया मेरे तीनों ऑप्शन और ये मेरा बच गया. ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर जो हमें पता है 2, तो हम क्वेश्चन नंबर हमें पता है 2 करेक्ट आया. लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं एक बार. इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन वाज द स्वतंत्र पार्टी. आपने पॉलिटिकल पार्टी की हिस्ट्री पढ़ी होगी 1951 से, जो 1951 और 1952 में जो हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड हुए थे, उसमें आपने पढ़ा होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस फेमस पार्टी थी और पावरफुल पार्टी भी थी. उसके बाद आपने पढ़ा होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो बाद में स्प्लिट हो गई थी मार्क्सिस्ट एंड उसमें लेनिन में. तो इसमें स्वतंत्र पार्टी का तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपने इतना पढ़ा हो कि इतना हमने सोचा भी नहीं. और उसमें ये भी हो सकता है कि पार्टी में वो डाटा को चेंज कर दे कि कम्युनिस्ट पार्टी की जगह स्वतंत्र पार्टी डाल दे. तो हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी की हिस्ट्री में, कि कौन फाउंडर था, कब उसका गठन हुआ था, स्टैब्लिश कब हुआ था. तो हमें पता है कि कांग्रेस तो पार्टी में थी मेजॉरिटी में, लेकिन उसके बाद सेकंड फेमस पार्टी कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी. हमें पता था उस समय बहुत ही फेमस थी, हमने पढ़ाई होगा एनसीईआरटीज में भी प्रोवाइड. अगर हम इसको भी गलत मान रहे हैं तो हमारा 3 हम गलत मान रहे हैं, हम 1 को भी गलत मान रहे. तो लास्ट हमारा ऑप्शन 2 ही बचा. 2 में मुझे इतना भी नहीं लग रहा कि गलत है. इन द लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज इन द फर्स्ट टाइम 1969 में रिकॉग्नाइज किया था. तो अगर ऑप्शन 2 हम ऐसे चल रहे हैं कि ये हमारा डाटा को डिस्टॉर्ट कर दिया और यहाँ पर पार्टी चेंज कर दी है, तो ये हमारा सही हो जाएगा. तो लेट्स सी द ऑप्शन फर्स्ट. देखिए हमारा भी करेक्ट ऑप्शन है. एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें करेक्शंस होंगी स्टेटमेंट में. तो इसमें देखिए बात हो रही है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट केम नेक्स्ट टू द टर्म ऑफ द सीट्स वन दिस सीट्स. इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आई थी सेकेंड पोजिशन पे. करेक्ट कैसे है? 1969 में ऑफिशियल लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड 1977 में स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल गया था लीडर ऑफ अपोजिशन को. ये 3 कैसे गलत है हमारा स्टेटमेंट? लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 सीट. nth के फॉर्म में है, जो ज़्यादातर nth के फॉर्म में होता है वो करेक्ट फॉर्म में हम देख सकते हैं. एंड सीट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज रिकॉग्नाइज द लीडर ऑफ अपोजिशन. ओके, सो हमने सारे इसके करेक्ट वर्जन देख लिए. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2.
which is related to parliamentary committee, which is asked in 2018. Solve this question. तो इस क्वेश्चन में हमें एक हिंट मिल रहा है। इस क्वेश्चन के फॉर्म में हमें आंसर का हिंट ऐसे मिल रहा है हमें कि अगर हम पढ़ें फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज स्क्रूटनाइज रिपोर्ट्स द हाउस whether the power to make regulation rules, sub rules by laws as they are conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation. यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं डेलीगेशन, और हमने कमिटीज़ में सबॉर्डिनेट डेलीगेशन से भी बात की है। इसमें ऐसा हिंट बन रहा है। तो कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस ये नहीं लग रहा है। कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, चलो इसको रिजर्व कर लेते हैं। रूल्स कमेटी एंड द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो इसमें आपको लेजिस्लेशन, सबॉर्डिनेट डेलीगेशन की बात भी है, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन की बात हुई है। हमारे लेजिस्लेशन एक हमने देखा कि आर्टिकल 13 में हमें प्रोवाइड है कि व्हाट इज़ लॉ। पार्लियामेंट्री जो रूल्स एंड नोटिस निकालती है, द प्रेसिडेंट के जो ऑर्डिनेंस होते हैं उनको भी लॉज की तरह देखा जाता है। ऐसे सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन से जो भी नोटिस होती है, रूल्स होती है, उनको भी एक लॉ की तरह ही देखा जाता है। तो इससे हमें हिंट मिल गया कि सबॉर्डिनेट डेलीगेशन, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी हो सकती है। तो हमने बी टिक कर दिया और ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें, द कमिटी ऑफ सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन एग्जामिन्स एंड रिपोर्ट टू द हाउस विद द पावर टू मेक रूल्स, रेगुलेशंस, bylaws, schemes or other statutory instruments conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised in both the houses. Committee, ये दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में। कमेटी कंसिस्ट ऑफ 50 मेंबर्स एंड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1953। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन which is related to bills and it is asked in 2018 again. Solve this question. तो इसमें मनी बिल से रिलेटेड है। हमारे पता है आर्टिकल 110 में मनी बिल का प्रोविजंस है। तो इसमें पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको याद रखना है कौन सा करेक्ट नहीं है इस सब में से। ओके, तो फॉर अ बिल शैल बी डीम टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली, यस ओनली वर्ड से आप ये मत समझना गलत है। मनी बिल के आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें ओनली वर्ड मैंशनड है। बेयर एक्ट से आप पढ़िए तो वहाँ पर आपको एक एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। ओनली सही है यहाँ पर। प्रोविजंस रिलेटेड टू इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, ये हो गया। अब इसमें आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, ये सारे डेफिनेशन सही जा रहे हैं। अगर आपने मनी बिल की डेफिनेशन पढ़ी है तो इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ टैक्स, ऐसे आप याद कर सकते हैं। उसमें नॉट करेक्ट पूछा है तो अब आगे बढ़ते हैं। अ बिल हैज़ a money bill has provision for the custody of the consolidated fund of India or the contingency fund of India. Okay, a money third पढ़ते हैं। A money bill is concerned with the appropriation of money out of contingency fund of India. Fourth पढ़ते हैं। A money bill deals with the regulation of borrowing of money or the giving any guarantee by the government of India. Okay, इसमें not correct पूछा है। ये वाला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली वर्ड से आपको उसको रॉन्ग नहीं मानना है। हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सिंपल स्टेटमेंट जा रहा है कि बोरोइंग है, वो बोरोइंग है उसको पे ऑफ करता है एंड द गारंटीज प्रोवाइड करता है। अब हमारे इन दोनों में है बी एंड ए में। अ मनी बिल हैज़ प्रोविजन ऑफ कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अ मनी बिल इज कंसर्न विद अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटीजेंसी
कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये हमने देखा है कि मनी बिल कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से होता है। यहाँ पर कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया भी तो आ सकता है। तो अगर हम इसको गलत माने, मुझे तो ये गलत लग रहा है क्योंकि इसमें कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, तो अगर हम इसको गलत माने तो ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्ट। पूछा ना नॉट करेक्ट, तो हमारा ये वाला सही है। ओनली वर्ड से आपको इसको इनकरेक्ट नहीं मानना है। द मनी बिल की डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है, उसमें ओनली वर्ड है। और आपको ये भी पता है मनी बिल कौन डिक्लेयर कर सकता है, अगर स्पीकर के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो मनी बिल उसको घोषित कर सकता है कि नहीं। तो मनी बिल हैज़ अ प्रोविजन ऑफ कस्टडी ऑफ, हाँ ये तो है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का है कस्टडी। इस नॉर्मली बता रहा था, सी हमारा डॉटफुल था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मनी बिल इफ इट्स कंटेन ओनली प्रोविजन डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ फॉलोइंग मैटर्स, तो यहाँ पर मनी बिल का पूरा है ऑल ऑन एनी ऑफ एनी फॉलोइंग मैटर। ये देखिए पहले में इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, ये सही हो गया। रेगुलेशन ऑफ बोरिंग ऑफ मनी और द गिविंग ऑफ एनी गारंटी टू द गवर्नमेंट, ये हमारा फोर्थ में पूछा था, ये हमारा फर्स्ट में पूछा था, करेक्ट हो गया। कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पेमेंट ऑफ मनीज इनटू द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सच एन फंड, 3 में पूछा था, 2 में पूछा था। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यहाँ पर उन्होंने चेंज क्या कर दिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो हमने करेक्ट वर्जन देख लिया। Fifth, delegation of an expenditure charge on the consolidated fund of India or increasing the amount of any such expenditure. Receipt of money on the account of the consolidated fund, either the consolidated fund of India or the public accounts committee. Custody issued such monies, audit of the accounts of such a union or the state. Any matter incidental to any such of the matter specified above. Emergency के provisions भी इसमें हैं कि incidental provisions आ जाए, catastrophical provision आ जाए। हो गया। बिल से रिलेटेड हमारा रिपीट हुआ था, ये हमारा 2018 में पूछा था क्वेश्चन बिल से रिलेटेड। फिर 2023 में अगेन ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन इनडायरेक्टली। ओके, यहाँ पर डी ऑप्शन में मिसिंग हो गया, यहाँ पर डी आप नन रख लीजिए, नो एनी नन। ओके, लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर। पार्लियामेंट्री कमेटी से 2019 में क्वेश्चन पूछा था, आप ये सॉल्व करिए। ओके, सो इसमें हमें पहले एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी पे जाना है। हमारी इसमें एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, इसमें पूछा इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें 5 प्रोविजंस किए हैं। तो इसमें हम अगर देखें एडहॉक कमेटी है, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंस कमीशन है, ये वाला देखते हैं। तो हमें पता है फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इतना तो पता है हमें। और इसके साथ ही साथ फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है कि स्टेट और सेंटर के बीच में फंड को एलोकेट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड कैसे होना चाहिए वो करते हैं। हमने कहीं पढ़ा है कि वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से रिलेटेड काम करता है, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करता है। अगर हम इसको एलिमिनेशन ट्रिक से जाए तो 3 हमारा गलत हो जाएगा, इसमें और इसमें 3 है, तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब इसमें फिर देखते हैं फाइनेंस सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये बताए नीति आयोग। नीति आयोग का तो थिंक टैंक का काम है, थिंक टैंक है ना बेसिकली। नीति आयोग रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, थिंक टैंक का काम करता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स सच एज लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस। कभी देखे नीति आयोग ने टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड द इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अपनी रिपोर्ट्स निकाली हो। बेसिकली वो ओवर डेवलपमेंट की बात करता है एंड द ग्रोथ की बात करता है इंडियन के जो सेक्टर्स में हो रहा है। और इसमें ये बोल रहा है रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स, नीति आयोग भी इसमें नहीं है अगर एलिमिनेशन पे देखे तो हमारा 3 और 5 करते हैं एलिमिनेट। 3 हमारा इस लिस्ट में था तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। इसमें हमारा 1 और 2 है और इसमें 2 और 5 है, हमें पता है 5 रॉन्ग है, तो हमारा 1 और 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड 4 तो वैसे भी निकल जाएगा क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, तो ए इज द करेक्ट आंसर। हमने ऐसे एलिमिनेट किया, ए इज द करेक्ट आंसर।
देखिए फाइनेंस कमीशन, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन एंड नीति आयोग हैव नो रोल इन रिव्यूइंग द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स, ये आप याद कर सकते हैं. नो रोल ऑफ रिव्यूइंग द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स. ओके. टू पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑन फाइनेंस which exercise oversight of regulators are Committee on Estimate and the Public Accounts Committee, PAC. Okay, let's move to our question number next question, which is related to Rajya Sabha and Lok Sabha, which is asked in 2019. Solve this question. अगर इस सभी हमें एलिमिनेशन स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है तो कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. पार्लियामेंट प्रिवेंटेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 एग्जाम सर्वल पोस्ट ऑफ फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ओके, ठीक है. द अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 times. ठीक है. द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, आपने पढ़ा होगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में, इतना तो सबको पता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. और इसमें एक हिंट ये भी है कि जो ये लिखता है ना वेल डिफाइंड, डिस्क्राइब, देयर इज अ डिटेल डिस्क्रिप्शन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आपको पहले बताओ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई भी इतनी डिस्क्रिप्शन है नहीं, डेफिनेशन बहुत कम चीज़ों की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोवाइड है. तो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखे तो उसको आपको डाउटफुल नज़रों से देखना है कि उसमें लिखा है एग्जैक्टली कि नहीं. और हमने पढ़ा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में, जो कि एक तो हमारा ये डिफेक्शन वाला लॉ एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इससे बहुत ही घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो हमने पढ़ा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पार्लियामेंट अपने हिसाब से लिस्ट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की लिस्ट है, उसमें इंक्लूड और एक्सक्लूड करता रहता है. तो हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है. तो अगर हम इसको एलिमिनेट करें 3 को, तो यहाँ पर देखिए 3, 3, 3, ये तीनों हमारे एलिमिनेट हो गए, बच गया 1. और हमें लेना देना ही नहीं है 1 और 2 करेक्ट है कि नहीं, हमें बस इतना पता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है. ओके, लेट्स मूव फॉर द एक्सप्लेनेशन पार्ट. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द एक्सप्रेशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1959. कॉन्स्टिट्यूशन के अगर ये क्वेश्चन तो अभी ये बने कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड क्वेश्चन इसका क्या बन सकता है, अगर इसको चेंज करना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं द एक्सप्रेशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज डिफाइंड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1953 में. तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में नहीं मेंशन्ड है. तो आपको याद रखना है. दे हैव बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 102 एंड 191 of the Constitution. According to 101 clause 1 subclause A, a person shall be disqualified as a member of the Parliament for holding office of providing the government of India or the government of state, other such office declared by the Parliament by law and not be disqualified its holder. फिर आर्टिकल 191 clause A subclause clause 1 subclause A में हम has a similar provision of the member of the state assemblies and statement. 3 incorrect हो गया क्योंकि इसी से हमें पता चल गया. Okay, let's move to our next question. Again, राज्यसभा लोकसभा से रिलेटेड है, 2020 में पूछा था. Solve this question. यस, तो द राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद द लोकसभा. ये तो इतना फेमस क्वेश्चन है. तो PYQs के फॉर्म में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इतने पूछे गए हैं और साथ ही साथ रिसेंटली ट्रेंड भी है कि लोकसभा राज्यसभा से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं. तो ये लोकसभा एंड राज्यसभा हमारा एक हाई प्रायोरिटी एरिया टॉपिक है. आपको इसके
एग्जाम से पहले आपकी इसकी रिविजन्स होनी ही चाहिए। तो इसमें ये भी इक्वल पावर्स की बात कर रहे हैं कि राज्यसभा हैज अ इक्वल पावर इन द लोकसभा। ओके, पढ़ लेते हैं। इक्वल पावर की बात करें कि राज्यसभा के जो पावर्स है वो इक्वल है लोकसभा में, इन कौन से केसेस में? तो ए है द मैटर ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। ओके, बी क्या है? अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, मेकिंग ऑफ द कट मोशन। आपको पता है मेकिंग ऑफ द कट मोशन एक पर्टिकुलर हाउस में ही मूव किया जाता है, दूसरे हाउस के लोग उसमें अगर दूसरे हाउस के लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, ये तो हमारे गलत है। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट उसी हाउस में होता है जिस हाउस में उसके मेंबर्स ही करते हैं, लोकसभा के ही मेंबर्स करते हैं रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता, तो इसमें इक्वल पावर्स नहीं आई। हमारा न्यू इंडिया सर्विसेज और ये हमें पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, तो अमेंड करने के बाद हमें राज्यसभा की भी मंजूरी लेनी पड़ती है, तो इसमें हमें लग रहा है कि हाँ इसमें हो सकता है। और मेकिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ द न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, इसमें राज्यसभा की इक्वल्स पावर नहीं होती है लोकसभा के हिसाब से, तो इसमें बस हमें एक 50-50 पे अगेन है, इसमें हमें एक स्टेटमेंट लग रहा है कि अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में होता है, सेम रिलेटेड टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, सो क्वेश्चन देखिए हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड इसके हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रोविजंस में इक्वल पावर्स है। The power and the status of Rajya Sabha are equal to the Lok Sabha in the following matters: introduction and passage of ordinary bill, कौन कौन से बिल्स में? ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड द फाइनेंशियल बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मैंने आपको कहा इसमें भी उनकी इक्वल्स पावर है, ये हमारा वन है, ये टू है। मेकिंग द रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ द चीफ जस्टिस एंड द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसमें भी इनकी इक्वल्स पावर है। एंड द हाई कोर्ट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग। अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट, इसमें भी है। Approval of proclamation of 3 types of emergencies by the President, enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and the Union Service Commission. Under Article 312, राज्यसभा has a special power to matter of the creating new all India services. इनका जो 312 के अंदर है ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने का, वो उनका एक्सक्लूसिव स्पेशल पावर है, ठीक है। लोकसभा हैज ग्रेटर से इन द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेकिंग कट मोशन, ये तो हमें पता ही है। तो ये आपको ये आर्टिकल याद रखना है, 312 में राज्यसभा की स्पेशल प्रोविजंस है। अगर इसमें हम देख लें, स्टूडेंट नोट प्रोवाइड किया है मैंने, तो पोजीशन ऑफ राज्यसभा एंड द लोकसभा इज द रिपीटेड थीम आस्क्ड बाय द यूपीएससी। ये रिपीटेड थीम है, यूपीएससी से बहुत ज्यादा ही आस्क कर रहे हैं, इसमें हमें संभावना है कि हमारे नेक्स्ट प्रीलिम्स में भी इससे एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये हो गया। और सेम देखिए हमारे 2022 में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए थे related to the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Repeated question है, which of the following are the exclusive power of Lok Sabha? पहले राज्यसभा पूछा था, राज्यसभा के पावर्स पता है तो उसको डिलीट कर दो वाले पोर्शन को, एंड जो बचे वो सारे लोकसभा के एक्सक्लूसिव पावर है। पढ़ लेते हैं। तो रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, आपको पता है रेटिफिकेशन ऑफ इमरजेंसी में राज्यसभा की भी पावर सेम ही है। तो पास अ मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट में अभी हमने पढ़ा राज्यसभा की भी पावर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, solve this question. इसमें भी एलिमिनेशन ट्रिक यूज करनी है अलोंग, ठीक है। Along with the budget, the finance minister also place other documents before the parliament, which include macroeconomic framework statement. The foresaid document is presented because this is mandatory by 21 provisions में फाइनेंस मिनिस्टर बजट तो पेश करती है, बजट के साथ साथ वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी प्रेजेंट करते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट होता है। ये जो डॉक्यूमेंट है जो प्रेजेंट करते हैं किस प्रोविजंस के अंदर मैंडेटरी बनाए गए हैं, जो किस प्रोविजंस के अंदर मैंडेट है। तो हमें पता है लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, ये कन्वेंशंस भी हो सकते हैं, ऐसा पूछ रहा है। ये आर्टिकल 112 और 110 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें पता है 110 और 112 में बस ये हमारे द मनी बिल से रिलेटेड प्रोविजंस है, एंड जो 112 में हमें पता है
हमारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रोविजन है, ये तो होगा ही नहीं, इसमें ऐसा कुछ मैंडेटरी है नहीं। कन्वेंशंस बेसिकली होते हैं, कन्वेंशंस बनाए जाते हैं। 3 में देखते 113 में, और तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, ऐसे कोई प्रोविजन नहीं। अगर आपने 113 पढ़ा होगा तो प्रोविजन ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट एक्ट, ऐसा लग रहा है कि ये प्रोविजंस हो सकते हैं FRBM 2003 के अकॉर्डिंग कि ये अदर डॉक्यूमेंट्स भी पेश करेंगे। तो इसमें हमारा 50-50 है, या तो कन्वेंशन है, या तो लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, या तो ये डी के अकॉर्डिंग FRBM एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोविजंस को मैंडेट किया गया है। अगर हम 50-50 में जाएं, अगर इसमें आगे तुक्का लगाए तो मैं ज़्यादा मुझे लग रहा है कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविजंस बनाए गए, इसमें हो सकता है उसके अदर डिटेल्स वेज प्रोवाइड किए गए हैं कि कौन से अदर डॉक्यूमेंट्स किस वे में प्रेजेंट होंगे और उसमें क्या क्या इंक्लूड्स होंगे। तो मुझे लग रहा है मैं इस पे जाऊंगी, डी पे। ये डायरेक्ट कन्वेंशन है, कन्वेंशन ब्रेक भी हो जाता है, बट ये मैंडेट करा हुआ है, ठीक है, कन्वेंशन ब्रेक भी हो जाता है। तो देख लेते हैं डी हमारा सही है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, FRBM एक्ट became an act in 2003. The objective of act to ensure that intergenerational equity in the fiscal management, long run macroeconomic stability, better coordination between fiscal and monetary policies, and the transparency in the fiscal operation of the government. इसकी बात की गई है। It requires the presentation of the following document before the parliament: medium term expenditure framework statement, medium term, ये तो आपको याद करने की जरूरत है, इतना डिटेल आते नहीं है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। सो हमारी क्वेश्चंस की सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में इसके अदर PYQ की सीरीज कंटिन्यू होगी। थैंक यू एवरीवन वाचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून फॉर मोर फर्दर क्लासेस, वीडियोस एंड PYQ सीरीज। सो या, थैंक यू एवरीवन।